हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर वो चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम एक एक चीज़ को डिटेल से पढ़ते जाएंगे, आप ध्यान से समझना। ठीक है, स्टार्ट करें। तो चलो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी टर्म है सॉल्ट, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्ट क्या होता है? अगर मैं बात करूं कि सॉल्ट क्या होता है, तो हम प्रीवियस छोटी क्लासेस में क्या पढ़ के आए हैं कि मैम अगर एक एसिड और एक बेस को मिला दिया जाए तो सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, देखो अगर मैं NaOH एक बेस है, उसको एसिड HCl में मिला दूं तो क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है, ऐसे ही बनता है सॉल्ट। तो सॉल्ट को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, सिंपल सॉल्ट एंड मिक्स्ड सॉल्ट्स। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि सिंपल सॉल्ट्स क्या है, कुछ सिंपल टाइप की स्ट्रक्चर्स लिए हुए होंगे, और मिक्स्ड सॉल्ट्स क्या है, कुछ 2 या 3 चीज़ों को मिक्स करके बनाए हुए होंगे। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं सिंपल सॉल्ट्स क्या होते हैं। ऐसे सॉल्ट्स जिनमें 1 टाइप ऑफ केटायन और 1 टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं NaCN, तो देखो क्या है Na प्लस एंड Cl माइनस। तो 1 टाइप का केटायन और 1 टाइप का एनायन प्रेजेंट है, तो इस तरह का सॉल्ट किस कैटेगरी में आ जाएगा? सिंपल सॉल्ट की कैटेगरी में। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर मैं लूं MgCl2, ठीक है, तो क्या होगा? देखो Mg प्लस 2 एंड 2Cl माइनस। अब यहाँ पे कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम यहाँ पे देखो 2 टाइप के एनायन आ गए, तो ये 2 टाइप के एनायन नहीं है, एनायन तो एक ही टाइप का है Cl माइनस, लेकिन ये 2 नंबर्स हैं। ठीक है, नंबर में 2 बोल्स हैं, बट वैसे क्या है, ये एक ही टाइप का एनायन है। तो बात समझ में आई, ये किस कैटेगरी में आ जाएगा? सिंपल सॉल्ट्स की कैटेगरी में आ जाएगा, जिसमें एक ही टाइप का केटायन और एक ही टाइप का एनायन प्रेजेंट हो। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को केटायन और एनायन में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन पॉजिटिव चार्ज होता है और कौन नेगेटिव चार्ज। तो उन स्टूडेंट्स के लिए है कि वो ऐसे ध्यान रख लें कि केटायन मीन्स कट, और ये देखो यहाँ पे कट है ना, तो केटायन जहाँ पे कट है वो केटायन मीन्स वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होगी, और बच्ची कुची क्या हो जाएगी? एनायन, यानी कि नेगेटिव चार्ज स्पीसीज। ठीक है, समझ में आई बात? चलो मिक्स्ड सॉल्ट की बात करते हैं, इन्हें एडिशन सॉल्ट भी कहते हैं। इन सॉल्ट्स में क्या होता है? मोर देन 1 टाइप ऑफ केटायन और मोर देन 1 टाइप ऑफ एनायन प्रेजेंट होते हैं, यानी कि या तो एक से ज़्यादा टाइप के केटायन या फिर एक से ज़्यादा टाइप के एनायन प्रेजेंट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं मिक्स्ड या एडिशन सॉल्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O। पोटाश एलम का फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है, इसका फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना, आपको आगे भी काम आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, कौन कौन से केटायन है, कितने टाइप के केटायन और कितने टाइप के एनायन प्रेजेंट हैं। तो देखो एक तो K प्लस है, SO4 माइनस 2 है, Al प्लस 3 है और SO4 माइनस 2, यही है। तो यहाँ पे देखो केटायन के नाम पे क्या है? K प्लस और Al प्लस 3, और एनायन के नाम पे क्या है? SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा तरह के केटायन प्रेजेंट हैं, तो इस तरह के सॉल्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड या एडिशन सॉल्ट। समझ में आया मिक्स सॉल्ट क्या है? सिंपल सॉल्ट और मिक्स सॉल्ट में डिफरेंस समझ में आया? जिनमें एक से ज़्यादा तरह के केटायन या एनायन प्रेजेंट हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, अब मिक्स्ड सॉल्ट को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिनको कि हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? ऐसे सॉल्ट्स जो कि कंप्लीटली ब्रेक्स इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर।
कंप्लीटली ब्रेक। ऐसे मिक्स्ड सॉल्ट्स जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसके सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स आयन पूरी तरह अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं? डबल सॉल्ट। ठीक है, अब यहां देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड don't completely break into constituent ion even when dissolved in water। तो ये कैसे कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें अगर हम वाटर में भी डिसॉल्व करेंगे तो भी ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं, जबकि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए ये क्या होते हैं? स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में ही स्टेबल होते हैं। अगर इन्हें वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो ये अलग अलग हो जाते हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाटर में डिसॉल्व करने के बाद भी अलग अलग नहीं होते हैं। इसलिए ये स्टेबल इन सॉलिड एज वेल एज एक्वस स्टेट। ठीक है, ये एक्वस स्टेट में भी स्टेबल होते हैं और सॉलिड स्टेट में भी स्टेबल होते हैं। अगर ये सॉलिड स्टेट में है तो है ही स्टेबल, लेकिन अगर वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो भी ये कंप्लीटली ब्रेक नहीं होते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं। जबकि डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल है एक डबल सॉल्ट का। ठीक है, KCl MgCl2 6H2O। ठीक है, कर्निलाइज का फॉर्मूला है ये। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व कर दूं, ध्यान से देखो, क्योंकि हम इन सॉल्ट्स को किस बेस पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि वाटर में डिसॉल्व करने पर इसके सभी आयंस जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। देखो अगर मैं इसे वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो क्या होगा? K प्लस 3Cl माइनस प्लस Mg+2। सारे आयंस अलग अलग हो गए क्या? ध्यान से देखो, सारे आयंस अलग अलग हो गए वाटर में डिसॉल्व करते ही। इसका मतलब ये किस तरह का सॉल्ट हो गया? डबल सॉल्ट। बात समझ में आई कि अगर ऐसे सॉल्ट्स जिनको हम वाटर में डिसॉल्व करें तो सारे आयंस अलग अलग हो जाएं तो वो क्या होते हैं? डबल सॉल्ट। और ये किसका टाइप थे? मिक्स्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा तरह के कैटायन और प्रेजेंट हैं। ठीक है, और एक ही तरह का एनायन है। समझ में आई बात? अब यहाँ देखो, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो क्या होगा? देखो 4K प्लस एंड FeCN6-4। ध्यान से देखो, अभी भी यहाँ पे ये Fe और Cn आयंस अलग अलग नहीं हुए हैं, ये अभी भी अपनी आइडेंटिटी मेंटेन किए हुए हैं। इसके सभी आयंस वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अलग अलग नहीं हुए हैं, कंप्लीटली ब्रेक नहीं हुए हैं, जबकि यहाँ पे सभी आयंस कंप्लीटली ब्रेक हो गए। ठीक है, तो आपको आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि डबल सॉल्ट्स किस तरह के हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस तरह के हैं। ढंग से समझ में आया? अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें तो देखो डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं? अगर 4 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, और 4 फ्रेंड्स एक कमरे में बैठे हैं और उस कमरे में पानी से भर दिया उस कमरे को। ठीक है, तो क्या हो गया? बाढ़ जैसी कंडीशन हो गई, तो चारों फ्रेंड्स जो साथ साथ बैठे थे वो क्या हो जाएंगे? अलग अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, एक दूसरे का हाथ छोड़ देंगे। तो इस तरह के फ्रेंड्स किसका एग्जाम्पल है? डबल सॉल्ट का। ठीक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर वो चारों फ्रेंड्स उस कमरे को पानी से भर दिया, उसके बाद भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते हैं, अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं, एक दूसरे के बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, तो ऐसे तरह के फ्रेंड्स किस कैटेगरी में आ जाएंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में समझ में आया आपको? कंफ्यूजन नहीं? चलो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। मैं डिलीट कर दूं? मैं रब कर दूं? चलिए अब हम यहाँ से आगे
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये था एक जनरल इंट्रोडक्शन कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस तरह के सॉल्ट हैं, किस तरीके से किसका टाइप है, ठीक है, समझ में आया। अब मैं यहाँ एक एग्जांपल लेती हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो हमने अभी पढ़ा K4FeCN6। तो हम इस चैप्टर में किन किन इम्पॉर्टेंट टर्म्स का यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप हेडिंग डाल दीजिए इम्पॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो ध्यान से देखो इस कंपाउंड को, इस कंपाउंड में एक बड़ा सा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है ना। ये जो बड़ा सा ब्रैकेट होता है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। और इसके बाहर जो स्पीसीज होती है वो क्या होती है, आयोनाइजेशन स्फीयर, ठीक है, आयोनाइज हो जाती है ये, ठीक है। तो इस स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। और ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर स्पीसीज है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आई बात। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म है सेंट्रल मेटल एटम, आप फुल फॉर्म लिख लेना, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम क्या है, अगर मैं जनरल लोकल लैंग्वेज में बात करूं तो क्या होता है, ये जो बड़ा ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला, यहां से देखो लेफ्ट हैंड से जो पहले नंबर पे हमको एटम एलिमेंट दिखाई देगा वो ही क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। बात समझ में आई। पहचानने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सीधी सी भाषा में बोल रही हूँ कि ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इस ब्रैकेट में यहाँ से देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ से अगर मैं एंटर करूंगी तो जो पहला एटम है वो ही क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आया। और अगर मैं थ्योरेटिकल लैंग्वेज की बात करूं तो इट इज ए मेटल which accept lone pair from ligands to form coordinate bond, coordination bond, ठीक है। क्या है, अगर थ्योरेटिकल बात करूं तो ये एक मेटल है जो कि लॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, किससे, लिगेंड से, क्या बनाने के लिए, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। अब यहाँ पे दो बहुत ही अनजाने से वर्ड्स आ गए, लिगेंड्स एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। तो लिगेंड को अभी के लिए आप समझ लीजिए कोई भी डोनर एटम जो इस सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर दे रहा है वो मान लीजिए, क्योंकि हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाली चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ओके। अभी हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है ये। तो देखो ये जो बॉन्ड है ये है एक्सटेंड वर्जन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता था, कोई भी दो एटम, फॉर एग्जाम्पल ए और बी, तो क्या होता था, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर करता था और क्या बन जाता था, बॉन्ड बन जाता। ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता था और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखता था और क्या बन जाता था, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इक्वल शेयरिंग, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से। लेकिन कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है कि एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। मैं मानती हूँ इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, तो इस एटम को क्या बोलेंगे, डोनर एटम। ये क्या करता है, शेयरिंग तो करता है बट ये अपने लोन पेयर इसको शेयर करते हैं। बात समझ में आई मैं क्या कह रही हूँ।
कोवलेंट बॉन्ड में दोनों एटम इक्वली शेयर करते हैं अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, जबकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो अपना लोन पेयर शेयर करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसको डोनर एटम, हम आगे जाके जब डिटेल से पढ़ेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, लिगेंड। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं एक्सेप्टर, या फिर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में सेंट्रल मेटल एटम। बात समझ में आई? बिल्कुल सिंपल सी बात है, कोवलेंट में इक्वल शेयरिंग होती है जबकि यहाँ पे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो डोनर एटम है वहाँ से एक्सेप्टर की तरफ एक लॉन पेयर, एक एरो बनाया जाता है। ठीक है, इस बॉन्ड को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। समझ में आया कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या है? बिल्कुल सिंपल है। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे लिगेंड्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक आप इस पूरे चैप्टर को, इस पूरी वीडियो को फिर से ध्यान से पढ़ना, प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में लिगेंड्स के लिए रेडी रहिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट।